Welcome students to digital lecture of class 12 physics. In our previous video, we have studied about combination of cells. Today we will continue our chapter and today's our first topic is Kirchhoff's laws. Today's our first topic is Kirchhoff's laws. इसके बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हम ओम्स लॉ क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्या उसकी लिमिटेशन है। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क सॉल्व करने के लिए ओम्स लॉ का यूज किया जाता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट को ओम्स लॉ के थ्रू सॉल्व करना इनकन्वीनियंट होता है, इसलिए सर किरचॉफ ने हमें 2 लॉज दिए हैं, जिन्हें हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पर डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स इस तरह से, स्टेट एंड प्रूव किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ और केसीएल, मतलब ये जो लॉ है इसको 3 नेम से जाना जाता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सेकंड किरचॉफ्स करंट लॉ एंड थर्ड नेम इज केसीएल। हमें तीनों नेमिंग पता होना चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन के कारण हमारा आंसर डिस्टर्ब हो सकता है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। According to this law, in a network of conductor, the algebraic sum of all current meeting at any junction of any circuit is always 0. किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी जंक्शन पॉइंट पर मिलने वाले जो ऑल करंट्स का एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 होता है, दैट इज सिग्मा आई इक्वल्स टू 0। जो करंट होता है हम उसे I से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑल करंट्स जो हमारे पास डिफरेंट होंगे तो उसका जो एल्जेब्रिक सम के लिए हम यहाँ पे समेशन यूज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे समेशन I इक्वल्स टू 0। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एट अ जंक्शन पॉइंट the sum of current meeting towards the junction is equal to the sum of current going away from the junction. किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी जंक्शन पॉइंट पर जो कमिंग करंट होता है वो टूवर्ड्स आउट सेंटर से जो आउट होता है टूवर्ड्स द जंक्शन होता है उसके इक्वल होता है। इट मीन्स कि किसी जंक्शन पॉइंट पर आने वाला जो करंट होता है वो जंक्शन पॉइंट से दूर जाने वाले करंट के इक्वल होता है। अब आगे हम इसको देखते हैं। As shown in figure, the current meeting at the junction A are I1, I2, I3, I4 and I5. The current I1 and I2 are the current reaching at the junction and I4, I3 and I5 are the current away from the junction. डायग्राम में जैसा हम देखते हैं हमारे पास A एक जंक्शन पॉइंट है और I1, I2, I3, I4, I5 हमारे पास करंट है। अब इसमें हमको डिफरेंस ये देखना है कि कौन सा करंट इनकमिंग करंट है और कौन सा करंट हमारे पास टुवर्ड्स द जंक्शन है। तो I1 एंड I2 आर द करंट रीचिंग एट द जंक्शन, ये जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, और I3, I4, I5 आर द करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, जैसा हमको डायग्राम से शो हो रहा है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन I1 एंड I2 आर पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि ये इनकमिंग करंट है, एंड I3, I4, I5 आर नेगेटिव, क्योंकि ये जो करंट है ये है टुवर्ड्स द जंक्शन, बाहर की तरफ है, इस कारण से। बाय किरचॉफ्स लॉ सिग्मा I इक्वल्स टू 0, ये हमने पहले भी देखा है कि जो करंट का टोटल होता है एल्जेब्रिक सम होता है वो इक्वल टू 0 होता है। हम इसको आगे भी हमारे पास जो करंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग और में लिखेंगे। I1 प्लस I2 क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि इनकमिंग करंट है, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0। I3, I4, I5 माइनस में होंगे क्योंकि ये क्या है टुवर्ड्स द जंक्शन, आउट गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन है, इसलिए इसको हम और में सॉल्व करके लिख सकते हैं। I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। Thus, the sum of current coming towards the junction equals to the sum of current going away from the
जंक्शन। इस तरह से हमारा ये जो स्टेटमेंट हमने दिया था ये हमने प्रूफ किया है। और इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। Our next topic is Kirchhoff's second law. इस पे क्वेश्चन इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स, स्टेट एंड प्रूव Kirchhoff's second law. Kirchhoff's second law is also known as Mesh loop rule. Kirchhoff's second law को Mesh loop rule के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो रूल होता है ये क्लोज्ड सर्किट के लिए यूज होता है, मतलब जिस पॉइंट से सर्किट स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पे आकर के सर्किट क्लोज होगा, तो ये एक तरह से लूप का फॉर्म क्रिएट हो जाता है। इसी कारण से इसे मैश लूप रूल भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द नेट पोटेंशियल ड्रॉप और सम ऑफ ईएमएफ इन अ क्लोज्ड मैश ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इक्वल टू द sum of the products of current and corresponding resistance present in the given mesh. इसमें जो हमारे पास गिवन मैश होता है या जो क्लोज मैश लूप रूल बनेगा, तो जो गिवन क्लोज लूप होता है उसका जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप या जो सम ऑफ ईएमएफ होता है वो जो प्रोडक्ट होता है वो किसका बनेगा, यहाँ पे करंट और करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। मतलब जो ईएमएफ होता है, टोटल ईएमएफ होगा वो टोटल करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के टोटल के इक्वल के बराबर होगा। दैट इज समेशन ई इक्वल्स टू समेशन आई आर। इसको हम आगे, अब यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन की हमको हेल्प लेना पड़ेगी और डायग्राम भी हेल्प लेना पड़ेगी। इसके लिए अगर आप चाहें तो और जो इजीएस्ट फॉर्म में हमारी बुक में डायग्राम दिया हुआ है उसको भी यूज कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन के लिए देखते हैं, इफ वी ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ मैश, then the product of current and corresponding resistance is taken as positive and opposite to conventional current will be negative. इसमें सेकंड होता है, if we travel from the negative to positive electrode of the cell through the electrolyte, then EMF is taken as positive अदरवाइज नेगेटिव। मतलब ये जो हमारे पास साइन कन्वेंशन की ये दो हमारे पास शर्तें हैं, इन दोनों शर्तों के हिसाब से हमारा साइन कन्वेंशन चलता है। अब आगे हम इसको देखते हैं। Consider the adjacent circuit in which there are two cells of EMF E1 and E2। हमारे पास डायग्राम में हम देखें तो हमारे पास दो सेल्स हैं, तो फर्स्ट सेल का EMF E1 और सेकंड का EMF बनेगा हमारे पास E2। By applying Kirchhoff's voltage law to loop A, B, E, F, A, we get। हमारी जो लास्ट स्लाइड थी स्टूडेंट्स उस पे हमारे पास डायग्राम है, इसलिए हम यहाँ पे एकदम से साथ में नहीं ले पा रहे हैं। और हमने लास्ट वाली स्लाइड में आपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमने वहां भी देखा हुआ है, तो उस हिसाब से हमारी जो नेक्स्ट स्टेप बनेगी वो होगी E1 माइनस E2 प्लस I2 R2 माइनस I1 R1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, एक तरफ EMF ले लेंगे और एक तरफ हम प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस लेके चलेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप बनेगी E1 माइनस E2 इक्वल्स टू I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वेशन नंबर 1। बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू लूप B, C, D, E, B। अब हमारी जो सेकेंड लूप थी B, C, D, E, B से हम इक्वेशन बनेगी। और एक और पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जिस पॉइंट से सर्किट स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट पे आकर के सर्किट क्लोज हो रहा है, और ये एक चेन फॉर्म में चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, तो इससे हमारी लूप कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट मिलेगी हमें को E2 माइनस ब्रैकेट में I1 प्लस I2 ब्रैकेट क्लोज इंटू R माइनस I2 R2 इक्वल्स टू 0। साइन कन्वेंशन के हिसाब से साइन चले हैं यहाँ पे, और में हम ले सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, E2 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 ब्रैकेट में रहेगा और इंटू कैपिटल R प्लस I2 R2, ये बनी हमारी सेकेंड नंबर की इक्वेशन।
अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, I1 एंड I2 कैन बी डिटरमाइंड। जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम I1 और I2 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड पाथ एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो सेकेंड लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, आप ये ध्यान रखेंगे, है ना। और इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। Our next topic is Wheatstone bridge. क्वेश्चन इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स, प्रूव दैट द प्रिंसिपल ऑफ Wheatstone bridge बाय किरचॉफ्स लॉ। ये जो क्वेश्चन है Wheatstone bridge को ये प्रूव करना है, लेकिन हमको किसकी हेल्प से करना है, किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन of bridge, the ratio of two adjacent resistance is equal to ratio of other two adjacent resistance। जब पूरा डायग्राम ये सर्किट इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है उस समय में क्या होता है कि दो जो एडजेसेंट रेजिस्टेंस होते का रेशियो होता है वो अगले दो एडजेसेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। यहाँ हम देखें जो दो एडजेसेंट का मीनिंग होता है कनेक्टेड रेजिस्टेंस, यहाँ पे P और Q आपस में कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, तो ये बनेगा P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। इस तरह से हमारे ये दो एडजेसेंट रेजिस्टेंस बनेंगे। एक और चीज, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम रेजिस्टेंस को एडजस्ट करें और उसके बाद भी अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, इसका मतलब कि जो सर्किट है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। इन द फिगर फोर रेजिस्टेंस P, Q, R and S are joined such that they are forms a quadrilateral ABCD। यहाँ हमारे पास PQRS 4 रेजिस्टेंस है जो एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, कौन सा वाला, ABCD। Between point A and C, a cell E and key K1 are joined, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। Between the points B and D, a galvanometer G and key K2 are joined। ये पूरा जो हमने एक्सप्लेन कर रहे हैं ये पूरा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि A और C पॉइंट के बीच में एक सेल E और की K1 कनेक्ट किया हुआ है और जो B और D पॉइंट है उसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर और की K2 कनेक्ट की हुई है, जो हमारे डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं। द करंट इज मेड टू फ्लो बाय प्रेसिंग की K1 and value of P and Q are so adjusted that on pressing key K2 the galvanometer show no deflection, that is called condition of equilibrium। कि हम K1 की को प्रेस करते हैं तो हम P और Q जो रेजिस्टेंस है उनको तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन की K2 को जब हम प्रेस करते हैं तो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है। तो ये कौन सी कंडीशन कहलाती है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन के कारण ही ऐसा होता है। अब आगे इसमें हम इन दिस कंडीशन bridge is said to be under equilibrium condition। In this condition P upon Q equals to R upon S। This is principle of Wheatstone bridge। ये हमारा Wheatstone bridge का प्रिंसिपल हो गया। अब हम इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। Let on pressing the cell key K1 and galvanometer key K2 the current flowing through P, Q, R and S are I1, I2, I3 and I4 respectively। जब हम सेल की K1 की और गैल्वेनोमीटर की K2 को प्रेस करते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो होता है वो होता है I1, I2, I3 और I4। मतलब P रेजिस्टेंस में I1, Q में I2, R में I3 और S में I4 करंट फ्लो होगा। Let current flowing through galvanometer is Ig, then by Kirchhoff's first law 8 point B। क्या बनेगा, I1 माइनस Ig
माइनस I2 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि जो A से करंट जा रहा है, कहाँ जा रहा है? B पॉइंट पे है, तो ये B पॉइंट पे आ रहा है, मतलब I1 पॉजिटिव होगा, IG गोइंग करंट है तो नेगेटिव होगा, और I2 भी टूवर्ड्स मतलब आउटगोइंग करंट है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो इस तरह से इसको और में हम लिख सकते हैं I1 इक्वल्स टू IG प्लस I2। इस तरह से हमारी ये इक्वेशन हमको मिलती है। अब आगे देखते हैं, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा सर्किट होता है तो हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होता। इट मीन्स IG इक्वल्स टू 0। देन मिलेगा हमको I1 इक्वल्स टू I2। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, डी पे। 8 पॉइंट डी बाय किरचॉफ्स लॉ। डी पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमें मिलेगा I3 प्लस IG माइनस I4 इक्वल्स टू 0। I3 और IG जो है ये जंक्शन पॉइंट की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव होंगे, और जो I4 है ये जंक्शन से दूर जा रहा है इसलिए नेगेटिव होगा। तो I3 प्लस IG माइनस I4 इक्वल्स टू 0। इसको हम और में ऐसा लिख सकते हैं I3 प्लस IG इक्वल्स टू I4। साइड चेंज किया तो I4 कैसा? नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ब्रिज नो करंट फ्लोज इन गैल्वेनोमीटर, देन IG इक्वल्स टू 0। IG इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? I3 इक्वल्स टू I4। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। बाय किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन क्लोज सर्किट ABDA। अब हम ABDA में क्लोज में देखते हैं I1P प्लस I1G माइनस I3R इक्वल्स टू 0। I1P क्या है? A के डायरेक्शन में जा रहा है, I1G उसी डायरेक्शन को नीचे की तरफ ला रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन I3 जो है ये अपोजिट है इसलिए ये माइनस साइन ले लेगा। तो इसको लिखा हमने I1P प्लस IG कैपिटल G माइनस I3R इक्वल्स टू 0, वेयर G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और में कि I1P प्लस IG capital G equals to I3R. We know that in equilibrium condition IG equals to 0, तो बनेगा हमारी लास्ट इक्वेशन इसी फॉर्म में चेंज हो जाएगी ये I1P equals to I3R. This is our थर्ड इक्वेशन। इस तरह से हमारी थर्ड इक्वेशन बनी। इसी तरह से हम फिर से किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे। सिमिलरली ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज्ड सर्किट BCDB, इस पे हम यूज करते हैं तो हमारी इक्वेशन बनेगी I2Q माइनस I4S माइनस IGG इक्वल्स टू 0। यहाँ अगर हम देखें तो I2Q जंक्शन की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है, और I4 और IG दोनों नेगेटिव डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं तो नेगेटिव बन जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं I2Q इक्वल्स टू I4S प्लस IGG। We know that in equilibrium condition IG equals to 0। equilibrium condition में गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होता है तो IG equals to 0 बनता है। तो यही इक्वेशन चेंज करके हम लिख सकते हैं I2Q equals to I4S। This is our fourth equation. Dividing equation 4 by equation 3, then we get I1P upon I2Q equals to I3R upon I4S। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है ये हमको पूरा लास्ट में मिल गया। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन इट इज क्लियर दैट इफ रेशियो ऑफ P एंड Q इज नोन and value of R is given, then the value of S can be obtained। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।